बेशतर आवाजें मुगल्लजात और गालियों पर मुश्तमिल थी। शायद उन्हें वो बेवक्त की मशक खासी नागवार गुजरी थी। उनकी आवाज़ों से अंदाजा हो रहा था कि हमारे मुकाबले में उनकी रफ्तार खासी सुस्त थी, क्योंकि उन्हें अपनी अदती बरतरी और असलहे की कुव्वत पर नाज था और उनके दिलों में जारहाना जज्बा मोहसन था, जबकि हम दोनों अपनी बका के लिए उस खून शाम फराने में जिद्दोजहद कर रहे थे। उसी दौरान में उनकी चंद टोलियां गालबन भटक कर दूर निकल गई, क्योंकि फिजा में बतदरीज खामोशी गालिब आने लगी थी। कब तक इसी तरह दौड़ाते रहोगे? अचानक सुल्तान शाह ने कराकर कहा। जब तक हिम्मत साथ देती रहेगी तो फिर रुक कर ही कमर सीधी कर लो। ऐसा ना हो कि भागते भागते मैं मुंह के बल कहीं ढेर हो जाऊं, फिर यहीं बैठ जाऊं। वो मेरा फिक्रा पूरा होने से पहले ही बैठकर हाँफने लगा। और अब इसी तरह किसी तने की ओट में पहुंचने की कोशिश करो। मैंने उसे हदायत की। फिजा पर सन्नाटा तारी था और हम मजाक का खेज अंदाज में एक तने की तरफ बढ़ रहे थे। आखिर हुआ क्या था वहां? मुनासिब जाए पना मुयस्सर आ जाने के बाद सुल्तान शाह ने पूछा, दूसरा टायर कैसे फट गया था? फाटक की तरफ से बेआवाज फायर हुआ था, लेकिन उसका मकसद समझ में नहीं आया। अगर मुहाफिज इसी कदर मुस्तैद थे तो गोली का रुख मेरी या तुम्हारी तरफ भी हो सकता था। शायद वो इमारत के सामने गैर जरूरी खून खराबा नहीं करना चाहते। पहले एक कार से बेआवाज फायर करके हमें वहां रुकने पर मजबूर किया गया। मुझे पूरा यकीन है कि अंधेरे से फायदा उठाकर वहीं कोई छोटा सा मगर हिसास माइक्रोफोन भी फेंका गया होगा, जिसके जरिए दूसरे पार्टी के पीछे मौजूद मुहाफिज हमारी गुफ्तगू सुनते रहे होंगे। टायर बदलने के दौरान हमने जो गुफ्तगू की उसकी बिना पर उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि हम इमारत में दिलचस्पी ले रहे हैं। लिहाजा ऐन उस वक्त जब तुम टायर बदल चुके थे, अंदर से किसी निशानेबाज ने दूसरा टायर फाड़ दिया। उसी तरह वह हमें वहीं रोके रखकर जिंदा पकड़ना चाह रहे थे ताकि अंदर ले जाकर बाज पुरस कर सके, मगर हमने खुशकिस्मती से सूरत हाल भांप ली और दूसरे टायर में उलझने के बजाय कार छोड़कर भाग निकले। ओह, वो कार चोरी की है। सुल्तान जी ने कहका लगाया। कार से वो उम्र भर भी हमारा सुराग न लगा सकेंगे। आवाज धीमी रखो। मैंने इस्तरारी तौर पर उसे टोका। मुकम्मल सन्नाटा भी खतरनाक हो सकता है। मुमकिन है गुर्बो जवार में ही उनकी कोई टोली खामोशी से हमारी तलाश में मसरूफ हो। तुम में सबसे बड़ी खराबी यही है कि कभी ज्यादा देर खुश नहीं रहने देते। उसका लहजा बिगड़ा हुआ था। मैंने उसके तबसरे का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़े से तवक्कुफ के बाद वहां से उठ गया। अब यहाँ से निकलने की फिक्र भी करो। हम सारी रात यही नहीं बसर कर सकते। यहाँ मूजी अशरातुल अर्ज भी जरूर पाए जाते होंगे, मगर इंसान इन सबसे ज्यादा मूजी है। वो बादल दरख्वास्ता उठते हुए बोला और अचानक ही हम दोनों किसी सर्च लाइट की तेज रोशनी में नहा गए। हेड्स अप। रोशनी क्या से एक करख्त आवाज गूंजी। हथियार फेंक कर हाथ उठा लो, वरना बेदरिक गोली मार दूंगा। तेजी के साथ 2-3 मरतबा पलके झपकाने के बाद मेरी आंखें कुछ देखने के काबिल हो चुकी थी। रोशनी का रुख हमारे हाथों की तरफ था और उस सहाले के अक में मुझे 2 इंसानी हेवले नजर आ रहे थे, यानी मुकाबला बराबर का था। मैंने कसुरमंदाना अंदाज में हाथ बुलंद करने की अदाकारी करते हुए अचानक ही सर्च लाइट पर फायर कर दिया और नाक धमाके के साथ न सिर्फ दोबारा घोर अंधेरा हो गया, बल्कि एक दिलखराज चीख भी सुनाई दी। शायद गोली सर्च लाइट को उधेड़ती हुई उस शख्स के जिस्म के किसी हिस्से में पस्त हो गई थी जो सर्च लाइट थामे हुए था। फायर करते ही मैं बिजली की सुसरात से नीचे गिर गया था। खट की आवाज के साथ एक फायर हुआ, मगर गोली का रुख आसमान की तरफ था। मैंने जमीन पर पड़े पड़े देखा कि सुल्तान शाह वहशियाना अंदाज में दूसरे शख्स से उलझा हुआ था। जख्मी होने वाला शायद गोली खाने के साथ ही अपना असलहा भी गंवा बैठा था, क्योंकि वह दोनों हाथों से अपना पेट दबाए गालबन जमीन से उठने की कोशिश कर रहा था। अगर वो मुसल्लाह होता तो यकीनन सबसे पहले अपने साथी की मदद करने की कोशिश करता और सुल्तान शाह पर फायर कर देता। उस जंगल में फायर और चीख के बाद दूसरी टोलियां भी तेजी से इधर का रुख कर सकती थी। लिहाजा मैं फुर्ती से उठा और सुल्तान शाह से लिपटे हुए हरीफ की खोपड़ी पर नाल रख कर टैगर दबा दिया। सुल्तान शाह थू थू करता हुआ पीछे उछला था। शायद उसके हरीफ की खोपड़ी के कुछ हिस्से उधड़ कर उसके चेहरे से चटक रहे थे। उस दौरान में मेरी निगाह उस शख्स के बेआवाज रिवाल्वर पर जमी रही थी। जब वो चंद सानियों तक किसी अंधे की तरह लहराने के बाद जमीन पर ढेर हुआ तो मैंने गिरने वाला रिवाल्वर उठा लिया। उस असना में सुल्तान शाह पहले शिकार की मुश्किल आसान करने पर तुल गया था। उसने हरीफ की पुश्त पर सवार होकर अपने दोनों हाथ उसके नरखरे पर जमा दिए थे और वो बुरी तरह मचलकर सुल्तान शाह की बेरहमाना गिरफ्त से निकलने के लिए कोशा था। हालात इस कदर संगीन न होते तो शायद मैं दखल अंदाज न होता, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम था। मुझे अंदेशा था कि तसादुम का शोर सुनने के बाद उन दोनों के साथ ही किसी भी लम्हे हमें आ लेंगे। लिहाजा मैंने बढ़कर मजबूती से उसके दोनों हाथ थाम लिए और सुल्तान शाह ने चंद ही सेकंड में उसे हाथ पैर ढीले छोड़ने पर मजबूर कर दिया। दूसरे बेआवाज रिवाल्वर की तलाश में वक्त बर्बाद किए बगैर हम वहां से बहुत तेजी से फरार हुए। तसादुम और गहरी तारीकी के बायस हम समत का एहसास खो चुके थे। बस जिधर मुंह उठा उसी तरफ हो लिए। न जाने हम कितनी देर तक उस तरह रुकावटें अबूर करते पूरी कुव्वत के साथ दौड़ते रहे।
फिर अचानक ही एक तरफ झाड़ियों में रोशनी चकराती नजर आ गई। उसके साथ कुछ धीमी धीमी इंसानी आवाजें भी हवा के दोष पर तैरती सुनाई दी और हमने रफ्तार सुस्त करके अपना रुख मोहतात अंदाज में तब्दील कर लिया। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ उसमें हमारी नीयत या इरादे को कोई दखल नहीं था। हकीकत ये थी कि उस पुरशिकू इमारत के सामने हमें जिस दीदा दलेरी के साथ उलझा कर रोका गया था उसके बिना पर हम शदीद असाबी दबाव का शिकार हो गए थे। फिर जंगल में घुसने के बाद हमें ललकारा गया तो उनकी नफरी का अंदाजा होते ही हमने तसादुम से ग्रेज करते हुए निकल जाने का फैसला कर लिया था और शायद हम उस कोशिश में कामयाब भी हो जाते, लेकिन उन दोनों ने अचानक ही हमारे सरों पर मुसल्लत होकर हमारे लिए फरार की राह मसदूद कर दी थी। हमारे सामने उस वक्त दो ही रास्ते रह गए थे, उनके सामने हथियार डालकर अपने दर्दनाक अंजाम को नोश्ता तकदीर समझकर कबूल कर लें या फिर उससे टकरा कर बेखौफी के साथ बिसात उलटने की कोशिश करें। अब यह हमारी खुश नसीबी थी कि हमने दूसरे रास्ते पर अमल किया और आनंद फानन में वो दोनों हमारे हाथों मारे गए। उस नागहानी खूनरेजी के बाद में मजीद कुछ तसादुम मोल लेने को तैयार नहीं था। सड़क से गुजरते हुए हमें ढलान में फैले हुए उधरू जंगल की वसत का अंदाजा ही नहीं हो सका था, लेकिन काफी देर तक दौड़ने और चलते रहने के बावजूद हमें उस सिलसिले के खत्म होने की कोई आसार नजर न आए तो मुझे तशवीश होने लगी। यहाँ तक मुझे इल्म था लाहौर की मुजाफाती आबादियों से मुल्हिक कहीं भी इतना वसी जंगल मौजूद नहीं था, तो क्या हम अंधेरे और अपनी हद से ज्यादा एहतियात के बायस किसी महदूद इलाके में चकराते फिर रहे। मेरे ज़हन में अचानक ख्याल आया और मैंने फौरन ही सुल्तान शाह पर उसका इजहार भी कर डाला। हो सकता है उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, लेकिन ये खित्ता इतना मुख्तसर भी नहीं है, वरना वो बहुत देर पहले हमें हर तरफ से घेर चुके होते। अब तो हर तरफ सन्नाटा ही महसूस हो रहा है। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? क्या थक गए हो? मैंने हैरत के साथ सवाल किया। अंधेरे में उसकी तल्ख आवाज उभरी। एक बार ऊंची आवाज में बोलने का नतीजा भुगत चुका हूँ, दूसरे तजुर्बे की हिम्मत नहीं है। अचानक मेरे कानों में एक मानूस सी आवाज आई और सुल्तान शाह भी चलते चलते रुक गया। चंद सालियों तक कान जमाए रखने के बाद मैं समत का अंदाजा करने में भी कामयाब हो गया। हमारे बाएं जानिब काफी दूर से घंटी की आवाज एक खास तसलसल के साथ कभी कभार सुनाई दी जाती थी। बस उसी तरफ निकल चलो। सुल्तान शाह ने कहा, उधर यकीनन कोई रास्ता है। वो दुरुस्त ही कह रहा था। उस इलाके में चौपायों के गले में घंटी डालने का रवाज आम था और शायद वो किसी बैलगाड़ी में जुते हुए बैलों के गले में बंधी हुई घंटियों की आवाज थी। हम फौरी तौर पर बाईं तरफ मुड़ गए। उस बार किस्मत हम पर कुछ मेहरबान ही थी, क्योंकि तकरीबन आधे घंटे बाद जंगल का होलामतुल्लाही सिलसिला यकायक ही खत्म हो गया और हम एक नीम पुख्ता सड़क के किनारे पहुंच गए। बैलगाड़ी गालबन कहीं दूर निकल चुकी थी और हवा की मुखालफत समत में होने की बिना पर उसकी कोई आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी। लेकिन मुझे खुशी थी कि हमें जंगल से निजात मिल गई थी और हमारे सरों पर तारों भरा शफाफ आसमान चमक रहा था। मेरे दिल में अचानक ही सिगरेट पीने की ख्वाहिश शदीद हो गई। उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि इंसान की फितरत में किस कदर तजादात यकजा है। जान को खतरा लाहक हो तो अपने दिफा की हैवानी जिबिल्लत हर तलब और ख्वाहिश पर गालिब आ जाती है, और खतरा टलने के जरा भी आसार नमूदार हों तो मिजाज अपना रंग दिखाने लगता है। जब तहफ़्फ़ुज़ का फितरी जज्बा इतना शदीद है तो लोग खुदकुशी की तरफ क्यों मायल होते हैं। इरवन जैसा मोजी नक्शा जो घुन की तरह इंसानी वजूद को अंदर ही अंदर खोखला करके कब्र में उतार देता है, क्यों मकबूल हो रहा है। सिगरेट सुलगाते हुए मैंने सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि अपनी जात के तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए सब कुछ तज देने का जज्बा सिर्फ और सिर्फ सेहतमंद ज़हनों में ही जन्म ले सकता है। ये ज़हनों पर कहूलत का जंक छा रहा हो या जो रोज़मर्रा के मसाइल की चक्की में पिसते पिसते बीमार हो चुके हों, उनके नज़दीक तहफ़्फ़ुज़, बका और ज़िंदगी जैसे तवील मयाद अल्फाज अपना मफ़हूम खो बैठते हैं। उन्हें ना पेशकदमी का अंदाज़ा होता है ना पसपाही का एहसास। यूँ मालूम होता है जैसे वो गर्दाब में फंसे बस एक ही जगह चकराए जा रहे हैं। उन हालात में ऐसे सोखता जहाँ आने वाले लम्हों का सामना करने के बजाय अपने गर्दोपेश और मसाइल से फरार के लिए नशे की आगोश में अपना लेते हैं। उनके नज़दीक मसाइब में गुजारे हुए दिनों से कहीं बेहतर वो चंद घंटे होते हैं जो वो एक खुराक के ज़ेर असर ख्वाबों की जजीरों की सैर में गुजारते हैं, और जो बीमार ज़हन अपने मुआशी, मुआशरती और माली मसाइल की होलनाक जलगार से बचने के लिए खुदकुशी की राह पर चल पड़ते हैं और मुख्तसर सी मुद्दत में एडिक्शन के कर्ब नाक अजाब में मुब्तला हो जाते हैं। क्या सोच रहे हो? क्या सो रहे हो? सुल्तान शाह ने मेरे जाना हिलाकर मुझे चौंका दिया। काश सो सकते, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। बस ख्यालात की रूह तुम्हारे दोस्त की तरफ जा रही थी। मेरा दोस्त? उसने हैरत से कहा। कौन? वही अपना कर्नल जवार जैदी। इस बार वो अपनी बेसाख्ता हंसी न रोक सका। इस वक्त वो साथ होता तो मजा ही आ जाता। इतनी देर में पतलून नीकर मैं तब्दील हो गई होती और शायद वो तुम्हें अपनी दामादी से खारिज करने के बारे में सोच रहा होता। बस सोच सकता है बेचारा, उसकी बेटी समझदार है। शादी के बाद भी तुम्हारी यही राय रहे तो बात है। सुना है शहरों में शादी के बाद मियाँ बीवी के ख्यालात एक दूसरे के बारे में बहुत बदल जाते हैं। और तुम्हारी तरफ क्या होता है?
मैंने चुभते हुए लहजे में सवाल किया। वहां पहले का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जो कुछ होता है शादी के बाद ही होता है। वो हंसते हुए फराक दिलाना लहजे में बोला। यहाँ दूर तक वीराना ही वीराना नजर आता है। मैं कुछ देर की खामोशी के बाद बोला, हम जंगल में भटकते हुए आबादी से इतनी दूर तो नहीं आए होंगे। पुख्ता सड़क से जंगल में घुसे थे और इस टूटी फूटी सड़क पर निकले हैं। वो पुरख्याल अंदाज में बोला, मेरा तो अंदाजा है कि हम जंगल पार करके दूसरी तरफ निकल आए हैं। उसी तरफ निकले होते तो आबादी ही में होते। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक है, मैंने तहसीन अमेज लहजे में कहा। इस तरफ खतरा कम है। वो लोग जंगल में झक मारने के बाद उसी तरफ हमारे निकलने के मुंतजिर होंगे। यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे रहे तो ठंडी हवा में आंख लग जाएगी। अब थकान भी रंग दिखाने लगी है, फिर चलते ही रहो। मैं अंगड़ाई लेकर उठ गया। समत के बारे में हम दोनों ने आपस में मशवरा किया और फिर एक तरफ बढ़ने लगे। वैसे हमें चुकन्ना ही रहना होगा। उनमें से किसी को जंगल के पार निकलने का ख्याल आ गया तो उनकी गाड़ियां उधर का तवाफ भी शुरू कर देंगी। मैंने चलते हुए कहा, यह रात भी यादगार रहेगी। वो थकान के एहसास को जिंदा दिली की आड़ में छुपाते हुए बोला, चले थे शान के साथ चोरी की कार में और अब जंगल में धक्के खाने के बाद ये वीरान सड़क नापते फिर रहे हैं। अगर बर वक्त जंगल में ना घुस पड़ते तो इस वक्त हम किसी और के जबरी मेहमान होते। मेरी समझ में नहीं आता कि ये तकीर और तस्वीर क्या भला है। वो ताय्युर अमेज लहजे में बोला, एक तरफ उन दोनों में से कोई A2 बनकर हेरोइन की तिजारत चला रहा है, दूसरी तरफ लाहौर में उसके ऐसे ठाठ हैं वो मकान वाकई महल से कम नहीं मालूम होता। मुजरिमों के ऐसे शानदार ठिकाने तो बस अंग्रेजी फिल्मों में नजर आते हैं। ये बात साफ हो चुकी है कि तकीर ही A2 है। उसे कराची में खुलकर अपनी उसी हैसियत में अहकामात जारी किए। ये दूसरी बात है कि तस्वीर उससे वाकिफ ना रहा हो। अभी तुमने देखा ही क्या है। पहल तो मामूली सी बात है, उनका हर फेल अंग्रेजी फिल्मों का जीता जागता शाकार नजर आता है। कई बार तो मुझे जेम्स बॉन्ड की फिल्में याद आ गई। पैगाम रसानी ताकतवर ट्रांसमीटरों से होती है। खुदकार हिफाजती निजाम का तजुर्बा तुम्हें पहली बार कासिम के मकान में घुसने पर हो गया था। मैंने फरेरी सी लेते हुए कहा, और अभी का तजुर्बा तुम्हारे सामने है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे कुर्बो जवार में कोई हिसास माइक्रोफोन फेंका गया था। अभी तक ये सारे तरीके हमारे यहाँ राइज नहीं हुए। हैरत बस इस बात की है कि वो लोग यूं खुलकर शाहाना ठाठ से कैसे रह रहे हैं। सरकारी एहलकार कहाँ सोए हुए, कोई उनकी आमदनी के जराए की पड़ताल क्यों नहीं करता? कहीं वो दोनों माफिया के मकामी सरबराह तो नहीं है? उसे सवाल किया और मैं चौंक कर तारों की चाव में उसे घूरने लगा। वो सादगी से हंस पड़ा। क्या कह दिया मैंने? तुम क्या जानो कि माफिया क्या भला है? मैंने संजीदगी के साथ कहा। मैं जाहिल जरूर हूँ डैनी साहब, मगर इतना नहीं जितना तुम समझते हो। तुमसे टकराने से पहले मैं हर दूसरे दिन फिल्में देखता था। अंग्रेजी फिल्मों से मैंने बड़े गुर सीखे हैं। मैं अंग्रेजी नहीं जानता लेकिन एक्शन और म्यूजिक से पूरी स्टोरी समझ लेता हूँ। माफिया पर मैंने बहुत फिल्में देखी हैं। वो लोग सहारा दे दे जो 2 टके के मुजरिम, सनतकार, सियासतदान और कारोबारी बन जाते हैं। मालूम होता है कि तुम्हारे इन दुश्मनों के सर पर भी माफिया का साया पड़ गया है, जब भी वो बादशाही के गुन गा रहे हैं। हो सकता है तुम ठीक ही कह रहे हो, उनकी सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ हो। अपनी मेहनत से वो ऐसी काबिल रिश्क माली कामयाबियां हासिल नहीं कर सकते थे। A2 मेरे जहन में वो लक़ब किसी बिच्छू के डंक की तरह चुभने लगा। महमूदाबाद के गैर आबाद मकान में एक फरमा बरदार हरकारे से गुफ्तगू के बाद पहली बार मैंने फोन पर अजय सिकंदर अली की आवाज सुनी थी और तंजीम के लिए काम करने पर आमादा हो गया था। तारिक, नादर और जहांगीर ने भी उस दिन मेरे साथ ही तंजीम में शमूलियत इख्तियार की थी। उन दिनों हर तरफ चरस का डंका बज रहा था। आलमी शोहरत के मुसव्वर, गुलकार, अदाकार, फनून लतीफ़ा से ताल्लुक रखने वाले बेशुमार पेशावर और जवान बागी नस्ल के नुमाइंदे चरस का जश्न में डूब कर अपने फन या अपनी ज़ात का इरफान हासिल करने के दावेदार थे और इस लहर में हम चारों भी चरस फरोशी पर ममूर कर दिए गए थे। उन दिनों तंजीम मुख्तसर सी थी और शायद अपनी जड़ें फैला रही थी। बतदरीज शहर में चरस की तरसील और तकसीम के बेशतर कारोबार पर हमारी अजारादारी कायम हो गई थी। सर जमीन दुनिया में हमारे नामों की धाक बैठ गई और मंडी के हरीफों ने समझ लिया कि हमारा रास्ता काटने वाला अपनी गर्दन न बचा सकेगा। वक्त गुजरता रहा, तंजीम तरक्की करती रही। फिर मेरे हाथों पहली बार तिजारती पैमाने पर हीरोइन की फरोख की मुहिम के आगाज के लिए मुफ्त पुड़िया शहर में तकसीम हुई और वक्त को पर लग गए। सैकड़ों से शुरू होने वाला काम करोड़ों को रोंदने पर आमादा हो गया। उसी के साथ एतमाद और मनसब भी मिलता चला गया। लेकिन तंजीम में शिरकत की पहली शाम से खुली बगावत के आखिरी लम्हे तक बार बार यही हकीकत सामने आती रही कि A2 तंजीम का मुख्तार कुल था। उसका हर फैसला अटल और नाकाबिले तनसीख होता था। लेकिन वो A2 क्यों कहलाता था? A1 क्यों नहीं था? अपने कोड के इंतखाब में उसने दूसरे दर्जे का हिस्सा क्यों पसंद किया था? मुझे उन सवालात का जवाब कभी न मिल सका और अब फिर जहन में उन ही सवालात की तकरार हो रही थी। अगर वो माफिया या उसी जैसे किसी बैनुल अक़वामी गिरोह का जाल था तो यकीनन A2 यानी तुकीर किसी A1 को जवाब देता और ये जरूरी नहीं था कि A1 हर वक्त उस पर मुसल्लत रहता हो।
वो न जाने तुकीर जैसे कितने मकामी सरबराहों पर बालादस्ती रखता हो। जदीद तरीन मवासलाती राब्ते और नित्य नए हिफाजती इंतजामात तुकीर या तस्वीर की बंजर खोपड़ी से हरगिज जन्म नहीं ले सकते थे। मैं जिस कदर सोचता रहा उसी कदर यह ख्याल मुस्तहकम होने लगा कि तुकीर को हाँकने वाला कोई और ही था, जो काबिल रश्क मालूमात और ज़हनी सलाहियतों का मालिक था। जब तक मेरे लिए A2 की ज़ात एक सरबस्ता राज बनी रही, मैं उस मौजू पर खुल कर न सोच सका। हर तरीकाकार और हर फैसले की खूबी A2 से मंसूब करता रहा, लेकिन तुकीर का राज खुल जाने के बाद मेरे लिए A2 से आगे सोचना नागुज़ीर हो चुका था। वो कौन था, क्या कहलाता था, उसका ठिकाना कहाँ था, उसका तरीका कार क्या था। वो मारा। अचानक सुल्तान शाह ने मुसर्रत आमेज नारा लगाया और फिर मैंने भी मोड़ पर टीलों की ओर से आने वाली रोशनी का इनेकास देख ही लिया। गालिबन मुखालिफ संग से कोई गाड़ी हमारी तरफ आ रही थी। अगरचे गाड़ी अभी तक नजर नहीं आई थी, न उसके इंजन की गूंज सुनाई दी थी, लेकिन उसके ताकत और हेडलैम्प का इनेकास उस अंधेरी रात में बहुत उम्मीद अफसा था। आओ, मैंने फुर्ती से सड़क की दूसरी जानब होते हुए कहा, इस कार से हर कीमत पर लिफ्ट लेनी होगी, वरना इस गैर मसरूफ सड़क पर हम सारी रात ही पैदल चलते रहेंगे। लेकिन सड़क क्यों पार कर ली तुमने? सुल्तान शाह ने चिल्लाए और लहजे में कहा, इसी तरफ झाड़ियों के साथ साथ चलते रहते तो कौन सी क़यामत नाज़िल हो जाती। खोपड़ी ठंडी रखो, मैंने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। एक मुहिम से कच्चे की बिना पर एहतियाती कदम उठा बैठा था, उस पर चिरागपा होने की जरूरत नहीं, मेरी खोपड़ी ठंडी ही है। वो चिड़चिड़े लहजे में बोला, लेकिन ये एहतियात मेरी समझ से बाल आता रहे कि खुदरू झाड़ियों और जंगल का रुख छोड़कर तुम इधर खुले मैदान की तरफ आ गए हो। कोई बुरी घड़ी आ गई तो सड़क पार करके जंगल तक पहुंचने की मोहलत भी मुश्किल ही से मिल सकेगी। इसे खुला मैदान न कहो, मैंने उसे चिढ़ाने के लिए कहा। हर तरफ छोटे बड़े टीले बिखरे हुए हैं, जो बवक्ते जरूरत हमारे लिए पनाहगाह साबित हो सकते हैं, लेकिन लिफ्ट लेने का मौका आते ही तुम्हें खतरे की क्या सूझी। इब्तिदा उसने झिल्लाए हुए लहजे में की थी, लेकिन दरमियान ही में उसका लहजा बेचान हो गया। फिर वो कदर तवक्कुफ के बाद बोला, ओह, तो क्या तुम्हें शुबा है कि आने वाली गाड़ी में हमारे दुश्मन भी मौजूद हो सकते हैं? एक इम्कान है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, मैंने सोचते हुए कहा। ये सड़क ऐसी नहीं कि इधर से ज्यादा ट्रैफिक गुजरता हो। मौजूदा हालात में हमें बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है, तो तुम इस कार से लिफ्ट नहीं लोगे। उसने आगे देखते हुए कहा, जहां रोशनी का इनिकास तेज जरूर हो गया था, लेकिन आने वाली कार सामने नहीं आई थी। अलबत्ता उसके इंजन का हल्का सा शोर सुनाई देने लगा था। उस शोर की आवाज की बिना पर कयास किया जा सकता था कि आने वाली सवारी कार नहीं बल्कि कोई भारी इंजन वाली लारी वगैरह हो सकती थी। लिफ्ट ना ली तो हमसे बड़ा अहमक कोई नहीं होगा। कम अज कम मैं तो सारी रात पैदल चलने के मूड में नहीं हूँ। अगर वो दुश्मनी ही हुए तो हमें देखती गोली मार देंगे। हमने उन्हें काफी जिक पहुंचाई है, बस ये सोच सकता है कि हमारी असलियत जानने के लिए वो हमें हलाक करने के बजाय फिलहाल जख्मी करने पर इक्तिफा करें। उन पर ही उन्हीं का हर आजमाएंगे। मैंने एक खाड़ीदार टीला नजर आते ही उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, जिस तरह उन्होंने टायर नाकारा करके हमें रुकने पर मजबूर किया था, उसी तरह हम भी कार्रवाई करेंगे। एक बेआवाज रिवाल्वर हमारे पास भी मौजूद है। फायर बेआवाज ही सही, लेकिन शोधा तो अगली निशिस्त वालों की निगाह से न छुप सकेगा। शीशेगा मुनासिब रहेगी। मैंने टीलों की आड़ में पोजीशन लेते हुए कहा, मैं अगले टायर को निशाना बनाने की हमाकत नहीं करूंगा। ये जगह भी ऐसी है कि आगे बढ़ने के बाद भी वो हमें न देख सकेंगे। मेरा इरादा पिछले टायर को निशाना बनाने का है। उन्हें जेर करने के बाद गाड़ी पर कब्जा किया जा सकता है। अगर आने वाले गैर मुतल्लिका लोग हुए तो टायर की तबाही को इत्तेफाकी हादसा समझेंगे।